हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट स्टडी कर लिया है। यदि किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आई बटन पर क्लिक करके भी देखा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन सेम, डी मे इंक्रीज और डिक्रीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इंक्रीज यानी क्या होता है, अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज लें और क्या करें, उसको मूव कराएं कहाँ से, तो लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगे, इंक्रीज करते हैं। जैसा हम जानते हैं फ्रॉम द सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम क्या जानते हैं, फॉर पॉजिटिव चार्ज जो पोटेंशियल का जो फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज ये कैसे होता है, तो ये फ्लो होता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका है, यहाँ पर स्टडी किसका किया जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का। तो पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्सेस वर्कडन करना होगा, और वही वर्कडन तो क्या होगा, वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। मीन्स यहाँ पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 12, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ए आर क्लोजर इन रीजन्स ऑफ लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड्स कंपेयर टू रीजन्स ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, बी विल बी मोर crowded near sharp edges of a conductor, C will always be equally spaced, D both A and B are correct. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन डी कहा गया करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ये दोनों क्या हैं, करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्या करा, आर क्लोजर इन ए रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा हम इस एग्जाम्पल से देखें, हमारे पास क्या, अगर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज होगा तो जैसा हम जानते हैं वेरी क्लोजर जो हुआ होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, लार्जर होंगे, यानी कंपेयर टू हमारे पास लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इस रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्मॉलर होंगे, और दूर जाएंगे और स्मॉलर होगा, और दूर और भी हमारे पास जैसे डिस्टेंस इंक्रीज तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, स्मॉलर हो जाएंगे। ठीक, ऑल्सो कह रहा है कि हमारे पास क्या, विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेज ऑफ ए कंडक्टर। तो जो शार्प एजेज होते हैं उस कंडक्टर पे क्या होंगे, वह मोर होंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ग्रेटर होंगे। ठीक ना। 13, इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द रीजन आर ए प्लेन्स पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, बी प्लेन्स पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, सी प्लेन्स पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन, डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लेन्स पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए कंडक्टर हैज ए पोटेंशियल V not is equal to 0 and there are no charge anywhere else outside, then A there must be charges on the surface or inside itself, B there cannot be any charge in the body of the conductor, C there must be charges only on the surface, D both A and B are correct. Option C is the correct option, there must be charges ओनली ऑन द सरफेस। तो जैसा हम जानते हैं यहाँ पर कहा गया है कि जो कंडक्टर से यहाँ पर क्या कहा गया, V नॉट इज इक्वल टू 0। तो जो V नॉट इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसा हम जानते हैं सरफेस है, तो हमारे पास यहाँ पर जब कहा गया V नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है, जो हमारे पास इनसाइड होगा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या है, 0 है। हमारे पास यहाँ पर जो भी इनसाइड होंगे तो इनसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तभी V नॉट इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि जो चार्जेज होंगे वो कहाँ होंगे, देयर मस्ट बी चार्जेज ओनली ऑन द सरफेस। तो जैसा हम जानते हैं इस केस में जो चार्जेज होते हैं ओनली ऑन द सरफेस पे होते हैं। ठीक ना, जैसा हम एग्जाम्पल ये हमको वहाँ कंडक्टर केस में मिलता है। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15,
In a region of constant potential A, their electric field is uniform. B, the electric field is zero. C, there can be no charge inside the region. D, both B and C are correct. Option D is the correct option. बोथ बी एंड सी आर करेक्ट मीन्स जैसा कहा गया कांस्टेंट पोटेंशियल, जब पोटेंशियल्स कांस्टेंट होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जीरो होती है। इसके पहले भी इसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक ना। अगर हमारे पास ये वी की वैल्यू क्या है, ये नॉट इज इक्वल टू जीरो यानी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक ना। मीन्स ऑप्शन बी तो करेक्ट ही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि अगर हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इनसाइड में जीरो है, मीन्स यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज ही नहीं है। अरे इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जीरो होगी। तो जैसा हम इसके पहले इसका एग्जाम्पल हमने मेटल केस में भी देखा था कि मेटल्स जो होते हैं उसके इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू होती है जीरो होती है। रीजन क्या होते हैं, जो चार्जेज होते हैं वो ओनली सरफेस फ्री साइड्स हो जाते हैं, और जब सरफेस फ्री साइड्स हो जाएंगे, इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं होते, सॉरी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कोई फ्री चार्ज नहीं होते। ध्यान रखना, इंटीरियर में चार्ज तो होते हैं बट फ्री चार्ज नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जीरो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ? ए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल at a distant point. C, electric potential due to an electric dipole at a distant point. D, intensity of electric field due to a charged sphere at an external point. Option B is the correct option. Intensity of electric field due to an electric dipole एट ए डिस्टेंट पॉइंट। तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो हमको वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू मिलती है डायपोल के लिए, तो हम क्या पाते हैं, वहाँ पर पाते हैं के इंटू क्या मिलता है, 2p/r क्यूब, ठीक ना। और ये हमारे पास एक्सल के था, और जो बाइसेक्टर्स होते हैं या इक्वेटोरियल होते हैं इसके लिए मिलता है के इंटू p/r क्यूब। यानी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे पास ये r डिस्टेंस है ये क्यूब के फॉर्म में, तो क्यूब का मतलब क्या हुआ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17, द पोटेंशियल टेकन बिटवीन 2 पॉइंट्स अक्रॉस ए रजिस्टर विल बी ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी जीरो, डी इन्फिनिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 18, इक्विपोटेंशियल्स एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो और अप्रॉक्सीमेटली ए स्फीयर्स, बी प्लेन्स, सी पैराबोलॉइड्स, डी इलिप्सॉइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, स्फीयर्स। तो जैसा हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेज होते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्फीयर्स मिलता है। कैसे, तो जैसा हम जानते हैं कि द कलेक्शन ऑफ चार्जेज एट ग्रेट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज ए सिंगल पॉइंट चार्ज। जो हमारे पास जो चार्जेज होते हैं, इस प्रकार जो सिस्टम ऑफ चार्जेज होते हैं वो कंसिडर कर लिए जाते हैं एक सिंगल पॉइंट चार्ज। और जो ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज हमारे पास मिलता है, तो वहाँ पर क्या मिलता है, वहाँ पर जो शेप मिलता है हमको कैसा मिलता है, स्फीयर के मिलता है। वो कैसा मिलता है शेप, तो स्फीयर के मिलता है। तो हमारे पास जो चार्ज इस प्रकार यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, स्फीयर्स। क्वेश्चन नंबर 19, on accelerating an electron by 1 volt, the energy of electron will be A 1 joule, B 1 electron volt, C 1 watt, D 1 erg. Option B is the correct option, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसा हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फार्मूला होता है EV इज इक्वल टू E इंटू भी होता है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हमारे पास यहाँ वैल्यू 1 दिया गया और इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और ये भी हम जानते हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ये होती है, ठीक ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होगा, जिसको हम एक्सलेट कर रहे हैं 1 वोल्ट से, तो उससे जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 20, Which of the following is not a unit of electric potential? A. Volt, B. Joule per coulomb, C.
न्यूटन पर कूलम, डी न्यूटन मीटर पर कूलम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जैसा हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स होते हैं उसका जो फार्मूला है वो क्या है, V इज इक्वल टू क्या है, तो W अपॉन Q है, ठीक ना। इसके ना अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे पास पोटेंशियल्स होंगे इसका जो एसआई यूनिट मिलेगा वो क्या मिलता है, जूल पर कूलम मिलेगा। यानी हमारे पास ऑप्शन भी करेक्ट दिख रहा है, ठीक। और जूल पर कूलम को ही बोल्ट कहते हैं, मीन्स ऑप्शन ए भी हमारे पास क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। और न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं, तो न्यूटन मीटर जूल हो गया, यानी ऑप्शन बी दिख रहा है। यानी हम क्या देख रहे हैं, हम ए बी और डी ऑप्शन जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही यूनिट होता है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास यूनिट हम जूल पर कूलम कहें या बोल्ट कहें या न्यूटन मीटर पर कूलम कहें, ठीक। इस सब के सब क्या है, तो यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिख रहा है यही हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर नहीं क्लियर है। यानी हमारे पास जो ऑप्शन सी दिख रहा है ये ऑप्शन जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट नहीं है। न्यूटन पर कूलम जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, ठीक ना। तो यानी हमारे पास जो क्वेश्चन का हमारे पास कहा गया, पूछा गया है, नॉट ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स न्यूटन पर कूलम इज नॉट ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Students, I hope this video is very useful for you. Please subscribe my YouTube channel, like, share and also comments about the video. Thank you.